नमस्ते, सदा वत्सलीप मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। आईटीबीपी की नई बटालियनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। सेना के लिए बनी स्वदेशी मानव रहित मशीन गन बिना नजर में आए दुश्मनों को करेगी ढेर। ड्रैगन की नई चाल, भारत से सीमा विवाद के बीच पास किया नया कानून। भारत के तेजस मार्क 2 को 2023 में पहली उड़ान के बाद मिलेगा नया नाम। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने किया भारत को आगाह, भारतीय सेना को स्वदेशी ट्रक माउंटेड गन सिस्टम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। चाइना लगातार नई नई चालें खेल रहा है भारत के खिलाफ। अब ड्रैगन की नई चाल सामने आई है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की अस्थायी सदस्यों की ओर से एक नया भूमि सीमा कानून पास किया गया है और इस कानून के तहत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है। वो इन इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, जिससे किसी भी अन्य देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा। चीन अपने इस कानून को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहिंसक बता रहा है। इसके तहत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन इलाकों में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा और ये कानून अगले साल जनवरी से लागू हो जाएगा। भारत और चीन के बीच अभी भी एलएसी को लेकर एक लंबा विवाद है। दोनों ही देशों के बीच एलएसी पर हुए समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ऐसे में अक्सर चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल रहता है। लद्दाख सेक्टर में कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भी आ चुके हैं और सीमा पर हिंसक झड़पें भी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में चीन की ओर से पारित किया गया नया कानून भारत और चीन सीमा समझौते पर असर डाल सकता है और नया विवाद पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि चीन का सीमा विवाद भारत और भूटान से ज्यादा है। दोनों देशों के साथ चीन को सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया जाना भी बाकी है और भारत और चीन के बीच एलएसी पर 3488 किलोमीटर लंबा सीमा विवाद है, तो वहीं भूटान के साथ करीबन 400 किलोमीटर का विवाद है। चीन ने अब तक करीबन 12 अन्य देशों के साथ अपना सीमा विवाद खत्म कर दिया है। दोस्तों, ये चाइना की एक बहुत बड़ी चालाकी है, क्योंकि फिर वो इस बात की आड़ ले सकता है कि यहाँ पर उनके नागरिक रहते हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मा चीन के हाथ में है और इसीलिए वो इस नए कानून के तहत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। वहां पर सेना को डिप्लॉय डायरेक्टली नहीं करेगा, बल्कि जो सिविलियंस वहां पर रहेंगे वो चाइना तक खबरें पहुंचाते रहेंगे कि भारत की मूवमेंट्स क्या चल रही हैं। ऐसे में चीन के लिए और भी आसान हो जाएगा सीमा पर जासूसी करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 28 अक्टूबर तक दिल्ली में होने वाले सेना के शीर्ष कमांडर के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ साथ सीमाओं की स्थिति और वहां की मौजूदा चुनौती से जुड़ी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सेना की प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाला ये आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह और वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री इस सम्मेलन में भविष्य की चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि सैन्य कमांडर सम्मेलन का आयोजन वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित होता है। भारत और चीन के बीच एलएसी की निगरानी के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की नई बटालियनों को अधिकृत करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सुरक्षा बलों को परिवहन और लॉजिस्टिक यानी कि रसद की मदद मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने पर्वतीय युद्ध के लिए प्रशिक्षित आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस समारोह के बीच ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल 47 नई सीमा चौकियों और करीबन 1 दर्जन शिविरों को मंजूरी दी थी और आईटीबीपी के लिए मैन पावर और बटालियन उपलब्ध कराने के लिए विचार विमर्श अंतिम चरण में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि आईटीबीपी को अपनी सीमा चौकियों के लिए लगभग 8000 कर्मियों और 7 नई बटालियनों की जल्द से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी की इन नई बटालियनों को मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिस्से पर एलएसी के अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में तैनात किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आईटीबीपी की नई बटालियनों को अनुमति देने और पूर्वोत्तर इलाकों में एक सेक्टर मुख्यालय के निर्माण को मंजूरी देने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री के पास पिछले 2 साल से अधिक समय से विचाराधीन है। लेकिन पिछले साल नई सीमा चौकियों और शिविरों के आयोजन को मंजूरी दिए जाने के साथ अब इस प्रस्ताव को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज के सहयोग से एक मानव रहित बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है और इस डिवाइस को मानव रहित सोलर मशीन गन नाम दिया गया है। बता दें कि ये सिस्टम बॉर्डर में तैनात जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और आतंकियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इसे MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मेरठ ने डेवलप किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन गन है। इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील बॉर्डर एरिया में आतंकियों का सामना करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर कैमरे दुश्मन पर दूर से नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आसपास किसी भी तरीके की आहट होने पर यह मानव रहित गन सैनिकों को चौकन्ना करने के साथ साथ
दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करने में सक्षम है। इसको तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी इसका प्रोटोटाइप बनाया गया है और इसकी रेंज तकरीबन 500 मीटर तक होगी, जिसे अभी बढ़ाया जा सकता है। और इस मानव रहित गन को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड पर यह अपना काम खुद करेगी और मैनुअल मोड पर इसे इंटरनेट या फिर रिमोट से सैनिक इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये गन सोलर पैनल से चार्ज होती है और कई महीने धूप ना मिलने पर भी ये सिस्टम काम कर सकता है। इसकी मदद से आतंकियों से आमने सामने की लड़ाई में हमारे जवानों का जान माल का नुकसान नहीं होगा। इस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जैसे ही कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा या इनके सेंसर्स की रेंज में कोई हलचल होगी, ये सोलर गन को एक अलर्ट भेज देगा, जिससे उस बॉर्डर एरिया में लगी मशीन गन एक्टिवेट हो जाएगी और टारगेट पर गोलियां दागना शुरू कर देगी। साथ ही बता दें कि मानव रहित मशीन गन से बॉर्डर एरिया में किसी जानवर या बेगुनाह की जान को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए ये गन गोली चलाने से पहले कंट्रोल रूम को टारगेट का फोटो सेंड कर देती है। इस डिवाइस का प्रोटोटाइप तैयार करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि गन के पास अगर कोई अपना सैनिक गलती से आ जाए तो ये खुद को लॉक कर देता है। कहा जा रहा है कि इस प्रोटोटाइप को बनाने में लगभग 25,000 रुपए का खर्च आया है। यह डिवाइस 360 डिग्री में घूमकर दुश्मनों को टारगेट कर सकती है। इस प्रोटोटाइप का वजन 40 किलो है। साथ ही इसमें लॉन्ग रेंज का मोशन सेंसर कैमरा, सेंसर ट्रिगर, मेटल पाइप, ट्रांसमीटर रिसीवर, नाइट विजन सेंसर, 12 वोल्ट सोलर प्लेट, जीएसएम अलार्म, 6 वोल्ट बैटरी का उपयोग हुआ है। यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है मेरठ के MIT कॉलेज ने और वहां के युवा वैज्ञानिकों को दिल से हम लोग शुक्रिया करेंगे जो कि हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसी तरीके के टैलेंट की सख्त जरूरत भारत को है, जो कि अब धीरे धीरे सामने भी आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं, उनके अलग अलग नाम हैं और ऐसे में अब भारत भी कुछ इसी तरीके का काम करने जा रहा है। जी हाँ, तेजस मार्क 2 का भी अब आने वाले समय में एक नया नाम होगा। तेजस मार्क 2 जो कि तेजस मार्क 1A का अगला संस्करण है और ये बाहर से काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन तेजस मार्क 2 1350 mm बड़ा है। साथ ही ये 4000 किलोग्राम का टेक ऑफ वेट ले जा सकता है। DRDO ने कहा है कि तेजस मार्क 2 के रोल आउट होने के बाद यानी कि 2022 में ये रोल आउट होगा, उसके बाद इसके नए नाम के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री ऑफिस भेजा जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहली फ्लाइट करेंगे। उसके बाद इसे एक नया नाम दिया जाएगा। बता दें कि नया नाम मिलने से तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट मार्केटिंग में काफी फायदा होगा। यही नहीं, इसके अलावा AMCO को भी एक नया नाम दिया जाएगा ताकि एक बड़ा ब्रांड वेरिएंट इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया जा सके। हाल ही में हमारे पास डिफेंस अपडेट आई थी जिसमें कि DRDO आर्चर मीडियम रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काम कर रहा है। DRDO ने अब इसके 4 प्रोटोटाइप्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसे कि प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ मिलकर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये एक आर्म्ड रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन होगा, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आर्म्ड ड्रोन नहीं होने वाला है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एक शोकेस में हिस्सा लिया था, उसमें दिखाया गया था कि आर्चर ड्रोन एक शॉर्ट रेंज वेपनाइज्ड वर्जन है रुस्तम 1 ड्रोन का, जिसमें कि रुस्तम 1 ड्रोन के एविनिक्स को अपग्रेड किया गया है, जिससे कि इसका 12 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है और 220 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस होगा। साथ ही ये रियल टाइम हाई क्वालिटी इमेजेस और सिग्नल इंटेलिजेंस को भी मुहैया कराएगा और ये 22,000 फीट से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसका फ्लाइट ट्रायल्स इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगा। इस वक्त भारत को करीबन 20 यूनिट्स की तत्काल जरूरत भी है। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एक बार भारत को फिर से आगाह किया है कि जिस तरीके से चीन ने LAC पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपनी PCL-181 ट्रक माउंटेड हाउविजर को तैनात किया है भारत के खिलाफ, और ऐसे में भारत को भी अपनी तैयारी चीन के इस हथियार के खिलाफ करनी होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रक माउंटेड हाउविजर पहाड़ों में काफी तेजी से डिप्लॉय की जा सकती है, खास करके LAC के मुश्किल टेरेन में, और ये फॉरवर्ड एनिमी पोजीशंस को ध्वस्त करने में सक्षम होती है। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने कई फायरिंग ट्रायल्स किए हैं धनुष 155 mm/52 कैलिबर की ट्रक माउंटेड वेरिएंट की, जिन्हें माउंटेड गन सिस्टम कहा जाता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर है, जिसका ऑफर भारतीय सेना को किया है यूजर ट्रायल्स के लिए। वहीं ATAGS ट्रक माउंटेड गन सिस्टम का भी ऑफर किया है भारतीय सेना को, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा, जो कि आने वाले समय पे हम पर भारी पड़ सकता है, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है। और इस दिशा में भारत को अब लोकल डेवलपर्स के साथ मिलकर इस तरीके की स्वदेशी ट्रक माउंटेड गन सिस्टम को तैयार करना होगा, ताकि इमरजेंसी खरीद ना की जा सके किसी भी फॉरेन कंटेंडर से। तो दोस्तों ये थे अभी के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।